राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर हम आज आपसे जिन्हें मिलवाने जा रहे हैं वो हैं नवीन कुमार, जो अभी दिल्ली प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी यह है जो कि ग्रास रूट जर्नलिज्म के बारे में जो इनके पास अनुभव है, इन्होंने जिस प्रकार से ग्रास रूट जर्नलिज्म को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का काम किया, इन सभी मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नवीन जी, आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बतलाइए कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कब आए और आने वाले समय में जो पत्रकारिता का स्वरूप दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है, इसके संदर्भ में आप राष्ट्रवासी को क्या कहना चाहते हैं? मेरे को तो 3 डेकेड्स हो गए, 3 दशक पत्रकारिता में काम किया है मैंने। अभी मैं भाजपा के अंदर मीडिया प्रमुख के दायित्व पर हूँ जी। पहले प्रवक्ता रहा हूँ, और दोनों के अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप पत्रकारिता में रहेंगे तो पत्रकारिता में सही बात, सच्चाई को लाना, उजागर करना, और इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा महत्व है। शायद आज के समय में वो थोड़ा सा लुप्त होता जा रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म जब तक होगी तब तक जो मीडिया एक चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है उसका महत्व बना रहेगा। तो इसलिए वो होती रहनी चाहिए। दूसरी बात ये कि राजनीतिक क्षेत्र में भी सेवा भाव से आने वाला व्यक्ति ही काम कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद लगता है किसी को कि चमक दमक और ऐशो आराम और जल्दी से साधारण तरीके से बहुत तेज़ी से पैसा कमाया जाए, वो भी इसका माध्यम अब बचा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और स्थिति बढ़ी है, उससे लगता ये है कि आने वाले समय में जो सेवक के रूप में आदमी सेवा करना चाहता है समाज की, वही राजनीति में सर्वाइव कर पाएगा। नवीन जी, आपने बहुत बड़ी बात बताई जो कि आज राजनीति में भी जो है सो वो चमक दमक वाली बात नहीं रही, और मीडिया में तो खोजी पत्रकारिता का जो है सो अभाव होता जा रहा है। आप एक अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे हैं, क्योंकि आपका जो जर्नलिज्म का कैरियर है वो बहुत ही प्रेरणादायक है और राष्ट्र को इस बात को जानना चाहिए, और ख़ास करके युवा पत्रकार को जो आज एक ग्लैमर के कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में आए या अभी भी आ रहे हैं, उन लोगों के लिए आपने जो संघर्ष किया है वह एक उदाहरण है। आप ये बतलाइए राष्ट्र के आने वाले पीढ़ी को, जो कि आपने जब जर्नलिज्म शुरू किया था मेरठ से, तो आपने मेरठ से जर्नलिज्म शुरू किया, फिर आप आज भारत की राजधानी दिल्ली में और संपूर्ण देश में आपने पत्रकारिता के माध्यम से एक अच्छा स्थान बनाया, और ख़ास करके क्राइम रिपोर्टिंग के क्षेत्र में आपने काफ़ी नाम कमाया। तो ज़रा इसके बारे में राष्ट्र को बताइए। देखिए, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ जी। दिल्ली के अंदर पला बड़ा हूँ, और रिपोर्टिंग के अंदर जब आप जाते हैं तब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, उसको हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद अपनी ओपिनियन मेक करते हैं। तो अगर उसके अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग, आपकी डेप्थ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि हम उसके टूल बन जाएंगे जो व्यक्ति हमारे माध्यम से जनता के बीच में अपना संदेश देना चाहता है, चाहे वो गलत हो या फिर वो उसके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाला हो। क्राइम रिपोर्टिंग में मैंने बहुत सारे ऐसे केस किए हैं। जब हम आजकल रिपोर्टर्स क्या हैं कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो ग्लैमर को देख करके आते हैं। टीवी में आएंगे, लोग देखेंगे, दूर तक पता चलेगा। ये एक बड़ा ग्लैमर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा समझ करके लोग जा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं। जब आप आएंगे तो हम घर बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके सोचते हैं कि यार कोई खबर बता देगा, एक मोबाइल से थोड़ा विजुअल दे देगा तो हम उसको चला देंगे। वो सब नहीं चल सकता। हमने जो सुसाइड केस पुलिस ने रजिस्टर्ड किए अपने खाते में, उस पर जब हमने रिपोर्टिंग की है तो वो मर्डर में कन्वर्ट हुए और वर्कआउट हुए।
सबसे बड़ी बात है कि इसका वर्कआउट होना। पुलिस ने उसने मेहनत करी जी। और जो ऑफिसर थे उन्होंने उसी दिशा में सोच करके कि ये हाँ हो सकता है कि मर्डर हो, उस पर इतनी गहन जांच करी कि आखिरकार जो अपराधी थे वो पकड़े गए और जेल हुई। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म जैसे कि बहुत सारे केसेस हमने किए, अब तो अनेकों हैं। द इनसाइड स्टोरी हमने शुरू किया था जी में, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट शुरू किया था हमने क्राइम फाइल्स शुरू किया था सबसे पहले, फिर बाद में क्राइम रिपोर्टर भी किया, जो चैन से सोना है तो जाग जाओ जिसकी अब जाग जाओ जिसकी कैच लाइन रही है जी। तो ऐसे बहुत सारे हमने केसेस प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं और उसको एक ख्याति मिली है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती थी, शुरू करते थे घटना से और एंड करते थे सोल्यूशन से, किसके अंदर क्या क्या समाधान हो सकते हैं, और उस पर उसको सीरियसली लेकर के डिपार्टमेंट भी काम किया करता था। जब हम किसी की केवल बाइट कैचर हो जाएंगे तो फिर जो है डिपार्टमेंट भी आपको कोई भी विभाग बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। ये तो मेरा पत्रकारिता के लिए कहना है। हम अभी ये चाहते हैं जो कि इस देश में जो आज पत्रकारिता का स्वरूप जो दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है और लोग मीडिया के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं, तो आज अगर मीडिया सत्य दिखाने से परहेज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सत्य क्यों नहीं दिखा पा रहा है, उसे क्या अनुभव की कमी हो गई है? मतलब चूंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 3 दशक ये सही मायने में इसका जवाब तो आप ही बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र को छोड़ चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर पत्रकारिता का स्तर नीचे गिरता रहा तो आने वाले समय में देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। हमको अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाए रखने के लिए, अपने प्रोफेशन को एक स्तंभ के तौर पे, जे खूंटा ऐसा जिसके ऊपर एक बुनियाद टिकी हो देश की, उसको बचाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि निष्पक्ष ट्रांसपेरेंस जर्नलिज्म करनी चाहिए। और मैंने ये बात आपको इसका जवाब पहले ही दिया जो आपने सवाल किया है, फिर भी मैं सभी साथियों से कहूँगा कि ये जो पत्रकारिता का क्षेत्र है इसके अंदर आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत अधिक हैं, और आपकी जिम्मेदारी इसलिए बहुत अधिक है कि आप जो लिख रहे हो वो आप स्वयं के पढ़ने के लिए नहीं लिख रहे हो, वो सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के पढ़ने के लिए लिख रहे हो। आप जो दिखा रहे हो वो अपने परिवार के 2 लोगों को नहीं, अपनी वीडियो बना करके मोबाइल में आपस में व्हाट्सएप पे नहीं भेज रहे हो। आप दिखा रहे हो तो लाखों देश के लोगों के लिए, व्यूअर्स को दिखा रहे हो जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको देख रहे हैं। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए आपको आवश्यक है ट्रांसपेरेंस रहना और इन्वेस्टिगेशन करना। ये जरूर हो सकता है कि आपकी खबर एक की जगह 2 दिन बाद जारी हो, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जल्दी दिखाने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन देना अपराध है। बहुत बड़ी बात नवीन जी ने कहा है, जो कि जल्दी के चक्कर में आप गलत खबर ना परोसें, क्योंकि आपके द्वारा जो खबर दी जाती है उसे 1 या 2 व्यक्ति नहीं, देश के लाखों लाख लोग देखते हैं और उस पर अपना विचार बनाते हैं। नवीन जी ने साथ ये भी कहा कि खोजी पत्रकारिता के लिए क्या क्या आवश्यक है। हम नवीन जी से ये बात करेंगे, जो नवीन जी आपने पत्रकारिता की शुरुआत कब की थी और पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आप आए तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज जो पत्रकारों को उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट हों या प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हों, उनके पास आज जो सुविधाएँ उपलब्ध है उस जमाने में नहीं हुआ करता था। मोबाइल नहीं होते थे उस समय में, मोबाइल तक नहीं हुआ करता था। आप फोटो मोबाइल से खींच नहीं सकते थे, वीडियो बना नहीं सकते जैसे आप बना लेते हैं। तो आज आपके पास उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, मेट्रो नहीं होती थी, आपको डीटीसी की बस में चलना होता था, और बहुत अगर किसी कोई पत्रकार मोटरसाइकिल पे चलता था तो वो बड़ा रिचेस्ट जर्नलिस्ट माना जाता था। ये सब जानते हैं। ये पुराने समय में और अब में तो बड़ा अंतर है ज़मीन आसमान का। पहले 1500 रुपये अगर तनख्वाह मिलती थी आदमी बहुत अधिक समझा करता था, आज उसको 15,000 मिलती है तो कहता है मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो फ़र्क कितना है न। और आज के समय में भागदौड़ के इस जीवन में आदमी जल्दी सब कुछ पाना चाहता है। आदमी को लगता ये है कि मेरा संपादक, उसको अगर 5 लाख रुपये महीना मिल रहा है तो वो काम तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो दिन भर आकर के कुर्सी पे बैठता है, 4-5 इधर बातें करता है, मीटिंग करता है उसको, और मैं दिन भर काम करता हूँ। लेकिन आपको इस बात को समझना आवश्यक होगा कि उसने जो पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल पत्रकारिता में मेहनत की है, जो उसका अनुभव है, उसकी एक सुझाव आपके खुद के कैरियर के साथ साथ संस्थान को भी बचाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये समझने की आवश्यकता है
कि उसके दिए हुए सुझाव को जिसको हम बड़े हल्के से समझ लेते हैं, वो उसका अनुभव ऐसे नहीं आया। वो धूप में बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। मेहनत करने के बाद, अनुभव के साथ, एक एज के बाद आपके बाल सफ़ेद होने भी शुरू होंगे, आपका ज्ञान भी बढ़ना शुरू होगा। तो ठीक है, ये पत्रकारिता के विषय में तो चर्चा करने का ला पार्टी के दफ्तर में बैठ करके उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने साथियों को, नए जो साथी जर्नलिज्म में आ रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आपको रिसर्च अवश्य करनी चाहिए। आपको समाचार पत्र कई सारे पढ़ने चाहिए ताकि उसके बाद आप एक कॉमन ओपिनियन अपनी बना सको। आपको जिस खबर के विषय में आप बात करने जा रहे हो, किसी के अगर आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, किसी से आप वार्तालाप करने के लिए जा रहे हो, या किसी घटना पर वापस आकर के कुछ लिख रहे हो, उसकी इन डेप्थ रिसर्च आपके पास अगर है तो आपसे बड़ा, आपसे समझदार, आपसे ज्ञानी और आपसे सबसे विश्वसनीय पत्रकार इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। नवीन जी ने बहुत बड़ी बात रखी है, और ये बात जो इन्होंने कहा है, जो कि पार्टी के दफ्तर में और पत्रकारिता, तो हम आज ये कहना चाहेंगे और नवीन जी से भी जानना चाहेंगे, जो राजनीति में तो अब तक वही लोग आते रहे हैं जो पहले पत्रकार रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों जिन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दे करके संबोधित संपूर्ण राष्ट्र करता है, या भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर रहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, ये भी पत्रकार रहे हैं। सभी रहे, अटल जी रहे, आडवाणी जी रहे, मदन लाल खुराना रहे, मतलब प्रकाश जावड़ेकर जी रहे, दीनानाथ राय जी रहे, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो इसीलिए भाजपा में तो संख्या बहुत लंबी है। पार्टी पढ़े लिखे, समझदार, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार से जो आप एक मैसेज आज नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से राष्ट्र को देने जा रहे हैं, ये न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि जो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के बीट पर वो काम करते हों, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश होगा। क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज कल ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि अंधी दौर में सब इतने व्यस्त हो चुके हैं जो कि सच्चाई उन तक पहुंच ही नहीं पाती है और वहां तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम नवीन जी से बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की स्थिति, केंद्र की स्थिति और निगम की स्थिति पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम ब्रेक पर जाने से पहले नवीन जी से बात कर रहे थे पत्रकारिता के संदर्भ में, और हम अब बात करेंगे उनसे दिल्ली में लगातार 2 चुनावों से विधानसभा में भाजपा नहीं आ पा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दिल्ली में निगम में 3 बार आई, उसकी चर्चा आप तो नहीं करेंगे, अच्छी बात है। लोकसभा की हम 7 सीटें लगातार जीत रहे हैं, अब उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। आपको लगता है दिल्ली की जनता भाजपा के अलावा किसी को नहीं चुनना चाहिए, मैं आपको साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए। तीसरा, आपने कहा कि विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। कई बार
जो कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं जो लोगों को ठगने में माहिर हो जाते हैं, लेकिन वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार दो बार जरूर चढ़ जाती है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को ठगा, कहा कि हम दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर कर देंगे, दिल्ली को हम पोल्यूशन फ्री बना देंगे। 7 साल से कह रहे हैं कि यमुना में आएंगे, आपके बच्चे वहाँ आचमन करेंगे, नहाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, यमुना के पास आकर के ऐसी व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास होंगे, कि किसी को समस्या नहीं होगी, पढ़ने के लिए भी नहीं होगी, एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों को हम इतने यहाँ पे देंगे रोज़गार कि उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली के अंदर हेल्थ व्यवस्था जो है बहुत बेहतर होगी। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जो है वर्ल्ड क्लास का होगा, विश्व में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कहीं नहीं हो सकता। हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे मंत्री विदेशों में ऐसा चक्कर लगा करके घूम करके शिक्षा लेकर के आए हैं। 5 साल बाद कहा कि मैं इसको कर रहा हूँ, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, 1-2 साल के अंदर हो जाएगा, अगर मैं नहीं आया तो फिर ये सब कुछ छूट जाएगा। बिजली पानी फ्री की बात तो अक्सर वो करते ही हैं, हालांकि मिलती नहीं है, क्योंकि फ्री अपनी जेब से तो दे नहीं सकते, जनता के पैसे से ही देना है। खैर, अब 7 साल बीत गए। अब मैं दोबारा से शुरू करूँ तो आप समझिए कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की व्यवस्था पहले से ज़्यादा बदतर है। दिल्ली के अंदर उन्होंने एंटी स्मोक टावर हर वार्ड के अंदर लगाने थे, लेकिन 20 करोड़ रुपए की लागत से लगाया, उसका उद्घाटन किए भी 2 महीने हो गए कनॉट प्लेस में, और वो अभी तक चालू नहीं है। उसके अंदर 40 पंखे हैं, 4 ही चलते हैं, वो भी ट्रायल रन पे चलते हैं लगातार। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका इक्विपमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी पब्लिसिटी में करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। अगर दिल्ली का पोल्यूशन पराली से आता है तो पराली कोई कनॉट प्लेस में बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर तो जलती नहीं है जो उसके पास लगाया आपने। पराली तो जलती है सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर, दिल्ली की बॉर्डर की सीमा पर जहाँ खेत है, तो वहाँ से अगर आपने खेतों के आसपास लगाते, बॉर्डर सीमा की सीमा पर, बाहर दिल्ली की सीमाओं पर लगाते, तो वहीं से पोल्यूशन नहीं आता। आप दिल्ली तक सेंटर पॉइंट तक आने का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? जब यहाँ आएगा तब आप चलाएंगे। ये कौन सा नया तरीका? क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए खाने थे। इसी प्रकार से आप लगाइए, एजुकेशन सिस्टम को लगा लीजिए। दिल्ली के अंदर आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर 1037 प्रिंसिपल ही नहीं है, मात्र 40-50 के आसपास टोटल प्रिंसिपल हैं। जिस स्कूलों के अंदर स्कूल का मुखिया ही नहीं होता, आप समझते हैं बिना सर के आदमी अगर चलेगा धरती के ऊपर वो किस प्रकार से लगेगा? तो ये सर काट करके इन्होंने अपने पास रख लिए और धड़ को चला रहे हैं। कहते हैं एजुकेशन सिस्टम बहुत वर्ल्ड क्लास है, क्लास में 65 बच्चे हैं और बैठने की जगह 55 की है। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो इतने बच्चे एब्सेंट रहते हैं, इसलिए हमने बड़े कमरे बनाए नहीं। तो इस प्रकार से लोगों को भ्रम करना, झूठ बोलना इनकी नियति और नीति है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल अपने घर में 10 करोड़ रुपये की लागत से स्विमिंग पूल बनाते हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। जितनी बसें, इन्होंने कहा था कि 11,000 बसें होंगी, जिससे मैं आए थे उस समय 5700 के आसपास बसें थी। आज जो है घट करके 1200-1300 के आसपास बसें रह गई हैं वर्किंग में। डीटीसी की बसें नहीं मिलती हैं लोगों के पास। सड़क कैसी है चलने की, ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत दूर की बात है। ना जाने कौन सी सड़क कब कहाँ धंस जाए, जो जाता हुआ व्यक्ति कब पतालोक में समा जाए, ये किसी को पता ही नहीं है कि वो घर से निकला वापस आएगा या नहीं आएगा। आप दिल्ली के किसी भी विभाग में लगा ली, नौकरियां किसी को मिली नहीं। 30-37 लोगों को नौकरी मिली है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर अब तक 57,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हो गया। वो जब से ही आए तब से जो फ़ायदे में था वो घाटे में चला गया। उसकी ना कोई बैलेंस शीट बनाई, ना उसका ऑडिट कराया, ना उसकी कोई जानकारी दी। तो अरविंद केजरीवाल की नीति और नियति लोगों को भ्रम करने की है। वो करोड़ों रुपया विज्ञापन पे खर्च करते हैं, पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं, और बड़े मीडिया संस्थानों के कुछ लोगों को जा कर के उनके मुंह पर चांदी का जूता मार करके उनसे सवाल पूछने की ताकत को छीन लेते हैं। इसके कारण उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया। जो आपने मीडिया में पहले बात की थी उसका असर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि दिल्ली के अंदर इस महाठग ने सबको ठगा है और अब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है, और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, और अगली बार अरविंद केजरीवाल किसी भी ताकत में दिल्ली में नहीं जी सकते। नवीन जी, आपने एकदम सही बात रखी है, और जो भी बात रखी है आपने तथ्य के आधार पर रखी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूँकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और राजनीति में भी आप आ गए हैं, और पॉलिटिशियन और पत्रकार का जो है सो मिश्रण, आपसे अच्छा सच्चाई कोई जान नहीं सकता। हम ये जानना चाहते हैं और देश को भी बताना चाहते हैं, चूँकि आप मीडिया के प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के। ये अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार जो है सो चुनाव जीते, लेकिन इससे पहले जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे सबसे पहले,
उनके बाद मदन लाल खुराना के इस्तीफा देने के बाद साहेब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी। उसके बाद शीला दीक्षित लगातार 3 टर्म दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है और शीला दीक्षित को हरा करके अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 6 चुनावों से दिल्ली में हार रही है, जबकि निगम में आप हैं पिछले 15 वर्षों से, केंद्र में 7 वर्ष आपकी सरकार की हो गई। तो आखिर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है, हम ये जानना ऐसा नहीं चाहते हैं। है कि दिल्ली की जनता अगर भरोसा नहीं करती तो निगम के जो निकाय के चुनाव हैं उसके अंदर इतना बहुमत नहीं देती या लोकसभा में नहीं देती। दिल्ली की जनता को दोष देना बिल्कुल गलत है और उचित भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस की सरकार थी, चर्चा डेवलपमेंट पे हुआ करती थी, अब किस पे चर्चा होती है? तो वो विषय का है। राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस ने राजनीति को इतना गंदा कर दिया 60 वर्षों में कि जिस भी नेता को अगर कोई आदमी राह चलता भी गालियां देनी शुरू कर दे, लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो राजनीतिक स्तर कांग्रेस ने राजनीति का इतना बहुत गिरा दिया, जिसका फ़ायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने देश के सम्मानित और भ्रष्ट नेताओं को एक तराजू में तोला और उनको लगातार उनके खिलाफ अपशब्द कहे, गालियाँ दी, उनको जेल में भेजने की बात करी और उसके बाद दिल्ली की जनता ने उस पर विश्वास किया। ये दूसरी पार्टी के लोग नहीं करते हैं, गालियाँ नहीं देते हैं, अपमानित नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद उसको दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया और मैंडेट देने का उसने आने के बाद दिल्ली के रहते हुए, सत्ता पे रहते हुए मीडिया पर कंट्रोल करना शुरू किया, पब्लिसिटी विभाग के को बड़ा दुरुस्त किया और बाकी सबको छोड़ दिया। दिल्ली की जनता को बोले कि आपको फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, नया कनेक्शन दिल्ली के अंदर लगे नहीं। आप 200 मीटर के मकान में अगर कोई पानी का कनेक्शन लगाने के लिए जाओगे, आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा 2 से लेकर के 12 लाख रुपए तक आपको डेवलपमेंट चार्ज, सीवरेज और ड्रेनेज का दिल्ली जल बोर्ड में जमा कराना पड़ता है। लूटपाट का एक साधन बनाया। दिल्ली में बिजली के अंदर सेस लगाया, कोरोना सेस लगाया, सेल टैक्स, सर्विस चार्ज लगाया, सारे चार्ज लगा दिए और कहा कि आपको बिजली का हम कनेक्शन 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं और उसका मेरिट रेट भी बढ़ा दिया। बिजली का रेट इस समय सबसे ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की कुछ बस्तियों को छोड़ करके दिल्ली की जनता लगातार त्राहिमाम कर रही है। 7,409 मेगावाट की दिल्ली की मैक्सिमम डिमांड है। दिल्ली के अंदर 22,500 मेगावाट से ज़्यादा का सरचार्ज और फिक्स चार्ज वसूला जाता है। ये कहीं और देश में और किसी राज्य में नहीं वसूला जाता। तो दिल्ली को लूटने वाला व्यक्ति महाठग जो है, उसने एक ऐसी योजना बनाई, ताना बनाया, सपने बेचे और सपनों को बार बार बेचता चला गया, जिसके कारण वो सत्ता में आ गया। लेकिन आप ये कहें कि आज के समय में देश के अंदर हो क्या रहा है। 26 जनवरी पर लाल किले की प्राचीर पर अपमान किया जाता है तिरंगे का। पुलिस वालों को 500 से ज़्यादा पुलिस वालों को इंजर्ड किया जाता है। देश के वो भी किसान के बेटे हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद जो उपद्रवियों को पुलिस पकड़ती है तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस की पंजाब की सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार उन लोगों को लगातार भेजती है बड़ी तादाद के अंदर कि भाई वकीलों को फौज खड़ी कर देती है ताकि उनको बचाया जा सके। तो ये बड़ा सुनियोजित तरीके से राज्य को, किसी देश को खोखला करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश के अंदर वो जिस प्रकार का नैरेटिव एक पैदा करना चाहते हैं किसी विशेष कम्युनिटी को लेकर के साथ में, ये बहुत घातक है। रोहिंग्यन मुसलमान को बसाने के लिए जब आम आदमी पार्टी की एक अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनका विधायक अमानतुल्लाह खां, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, जब वो खड़ा होकर के बोलता, सब कोई आदमी उसका विरोध नहीं करता, सब उसके पक्ष में रहते हैं। रोहिंग्यन मुसलमान देश के हैं क्या? घुसपैठियों को आप तंबू बम्बू लगाएंगे, पैसा देंगे, सरकारी खाना पीना देंगे और यहाँ के लोग जो है वो रहेंगे। ये ऐसी नेगेटिव नैरेटिव पैदा करने वाले व्यक्ति को आम आदमी पार्टी संरक्षण देती है, अपराधियों को संरक्षण देती है। जो मवाली गुंडे हैं या वो लोग हैं, कट्टर मुस्लिम लोग हैं, उनको भी संरक्षण देती है, जिसके कारण वो सत्ता में बनी बैठी है। लेकिन आगे नहीं आएगी, ये मैं दावा करता हूँ। अब हम जो अंतिम सवाल होगा नवीन जी से वो निगम पर पूछते हैं, जो कि लगातार निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निगम रही है और निगम की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। सभी निगम पार्षद रोते हैं जो उनके पास विकास के लिए फंड नहीं है। ऐसी स्थिति में अब जब निगम का चुनाव दिल्ली में होगा, जो मात्र 6 महीने समय बच गए हैं, तो क्या आप अपनी पुराने निगम पार्षदों के बदौलत निगम का चुनाव लड़ पाएंगे? जी, पार्टी तो सिंबल के बदौलत आती है, व्यक्ति की बदौलत नहीं आती है और वो सिंबल है कमल। दूसरी बात ये
कि नगर निगम में केजरीवाल सरकार ने, उसने कहा सभी देश के अंदर जितने भी राज्य हैं इसके अंदर स्थायी निकाय को जितना टैक्स वसूला जाता है उसका 12 से 18% दिया जाता है। टैक्स का इकट्ठा किए हुए पैसे का 18% डेवलपमेंट के लिए स्थानीय निकाय को दिया जाता है। केजरीवाल जब सत्ता में आने वाले थे तब उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम इसको 25% करेंगे और आने के बाद इसको 4% कर दिया। तो किसका गला घोट रहे हैं? दिल्ली की जनता का गला घोट रहे हैं। कम पैसा होने के बावजूद दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेहनत से काम कर रही है साहब। सड़कों की सफाई हो, लावा ढूंढना हो, मलेरिया के लिए छिड़काव करना हो, कूड़ा उठाना हो, जहां उनके पास कुछ स्थानों पर सड़कें बनाने की जिम्मेदारी है वो सड़कें बनाना हो, प्राइमरी स्कूल बनाना हो जो नगर निगम के हैं, लोगों को फ्री राशन बांटना हो, बहुत सारे काम निगम ने किए हैं। लैंडफिल को कम किया है, जो कूड़ों के ढेर बड़े बड़े लगा करते थे ज़मीन में से उसको ज़मींदोज़ होते जा रहे हैं। तो ये सब काम निगम के अंदर किए हैं और मुझे लगता है कि वो अपने कामों की बदौलत और केजरीवाल की सरकार द्वारा किए जा रहे निगम के प्रति सौतेले व्यवहार की जानकारी के बदौलत भाजपा पुणे नगर निगम में पूर्ण बहुमत से आएगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे भाजपा के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जी से। इन्होंने बड़े ही विस्तार से आपको बताया जो कि किस प्रकार से निगम में और सेंट्रल में और प्रदेश में चल रही है। इसी के साथ आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रामिशन समृद्ध भारत के लिए है और देश का स्वस्थ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन की ये योजना करीब 64,000 करोड़ रुपए की है। एक जिले में 90 से 100 करोड़ का खर्च अगले 5 साल में किया जाएगा। लोगों को सस्ती दवा मिले, क्योंकि डायग्नोसिस, कंसल्टिंग के अलावा 60% खर्च मेडिसिन पर होता है। अच्छे क्वालिटी मेडिसिन पर डे 20 लाख से अधिक लोग जन औषधि स्टोर पर मेडिसिन लेने के लिए आते हैं। इसलिए टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए जो हमारी 7 एम्स थी उसको आगे बढ़ा के 22 एम्स पर काम आज ऑलरेडी चालू हो गया है। कोविड क्राइसिस ने हमें स्वॉट एनालिसिस करने के लिए अवसर दिया। हमारी क्या क्या कमी है, क्या करना और करने की आवश्यकता है, भविष्य में कोई भी पैंडेमिक आए तो हम उसका सामना कर सके। इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसमें से ही जन्म हुआ है। कहाँ लैप्सिस है, ये लैप्सिस को पूरा करने के लिए यस्टरडे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से 64,000 करोड़ रुपए की 5 साल में 5 इयर्स में 64,000 करोड़ रुपीस इस योजना पर खर्च किया जाएगा। और उसमें टारगेट सेक्टर है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्र और नेशनल सभी लेवल पर अच्छी लेबोरेटरी हो। एक ब्लॉक में भी लेबोरेटरी हो, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उससे बड़ी लेबोरेटरी हो। कोई सामान्य टेस्टिंग कराना हो तो कभी एक बड़ी सिटी की ओर जाना पड़ता है, स्टेट के कैपिटल तक जाना पड़ता है। ये स्थिति ना निर्माण हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डायग्नोस्टिक हो जाए और डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो और उसके अलावा भी कोई आगे डायग्नोसिस की आवश्यकता हो, परीक्षण की आवश्यकता हो तो देश में 20-20 लोकेशन पर एक लेवल की लैब हो जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके। एक इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिस योजना के तहत अगले 5 साल में एक डिस्ट्रिक्ट में 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपए का खर्च एवरेज किया जाएगा। इससे अगले दिनों में आने वाली कोई भी पेंडेमिक में हमें लड़ने के लिए देश को सक्षम बनाएगा।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम